आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लेक्चर सीरीज। पॉइंट नंबर 42। Twilight in Delhi is Ahmad Ali's first novel, originally published in English by the Hogarth Press in Britain in 1940। 1940 में होगार्थ प्रेस ने इसको पब्लिश किया था इंग्लिश में। ट्वेलाइट इन दिल्ली ये अहमद अली का नॉवल है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात है जी, कन्फेशंस ऑफ अ नेटिव एलियन। कन्फेशंस ऑफ अ नेटिव एलियन इज़ एन ऑटोबायोग्राफी बाय जुल्फ़िकार गौस। ये जुल्फ़िकार गौस ने एक फेमस नावल लिखा द मर्डर ऑफ अजीज़ खान, जो हमारे यहाँ सिलेबस में शामिल है। और ये इनका नावल पब्लिश हुआ था 1967 में। ये प्रोफेसर हैं इंग्लिश लिटरेचर के और क्रिएटिव राइटिंग के यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टन में। पोइट भी हैं और बहुत से 7-8 के करीब इन्होंने नावल्स लिखे हैं। और कन्फेशंस ऑफ नेटिव एलियन जो इनका वर्क है जुल्फ़िकार गौस का, ये है जी इसकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी है जी जुल्फ़िकार गौस की। गौस के स्पेलिंग GHOSE है, GHOSE गौस हो गए। उसके बाद होम फायर जो है ये अच्छा, बाकी नॉवेल्स को हम इतना नहीं डिस्कस कर रहे, सिर्फ जो रेलिवेंट वंस है हमसे। उसके बाद होम फायर है जी 45 पे देखिएगा। 2017 नॉवल है और ये 7th नॉवल है कैमिला शम्सी का। इट री इमेजिन सोफोक्लेस प्ले एंटीगनी या एंटीगॉन अनफोल्डिंग अमंग ब्रिटिश मुस्लिम्स। द नॉवल फॉलोज द पाशा फैमिली, ट्विन सिबलिंग्स अनीका एंड परवेज एंड देयर ओल्डर सिस्टर इस्मा। तो इसमें याद रखने वाली बात, ये जो सोफोक्लेस वाली है इसको तो मेरा ख्याल है कि निकाल देना चाहिए। ये कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही हमें ये याद रहेगी। बस इसको नावल जो है ये फॉलो कर रहा है कि इसको पाशा फैमिली है, इसमें उनके 2 सिबलिंग्स हैं, अनीका है, परवेज़ है और उनकी ओल्डर सिस्टर इस्मा है जी। तो ये हो जाएगा। उसके बाद बर्न शेडोज है जी। होम फायर के बाद बर्न शेडोज है जी। होम फायर है पहला और उसके बाद फिर ये बर्न शेडोज इज शम्सीज 5th नॉवल। क्वाइट कंटेम्प्रेरी नॉवेल्स हैं ये, क्वाइट रिसेंटली पब्लिश हुए। और इनको इसका जो फर्स्ट नावल था, फर्स्ट नावल इन द सिटी बाय द सी, इन द सिटी बाय द सी जो है, इन द सिटी बाय द सी कमीला शम्सी का फर्स्ट नावल है। हर सेकंड सॉल्ट एंड सेफ्रॉन, सेकंड नावल जो है वो सॉल्ट एंड सेफ्रॉन है जी। सॉल्ट एंड सेफ्रॉन, salt and saffron, okay. Won her a place on Orange list of 21 writers for the 21st century. She was उसके बाद कार्टोग्राफी है जी, थर्ड नॉवल कार्टोग्राफी। Explores the strained relationship between soulmates Kareem and Rahim, set against a background of ethnic violence. ये जो ethnic violence था इंडो पाक का, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये कार्टोग्राफी लिखा गया 2004 में। और इसके जो प्रोटैगोनिस्ट हैं वो करीम और राहीन नाम के 2 लोग हैं जी। उसके बाद मोहम्मद हनीफ है जी, एक और पाकिस्तानी लिटरेचर में बड़ा नाम। मोहम्मद हनीफ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं और ड्रामेटिस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, मल्टीफेरियस पर्सनैलिटी हैं। और इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकली चार्ज वर्क है ये जो अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज है। इसकी जो फिक्शनलाइज स्टोरी है और ये जो टाइटल है, ये असल में जनरल ज़ियाउल हक का जो प्लेन था वो क्रैश हुआ था और कहा जाता था कि उसमें मैंगोज हैं। तो मोहम्मद हनीफ ने उसी चीज़ को ज़रा फिक्शन के साथ शामिल करके तो इसको एक नावल बनाया है। ये जो अ केस ऑफ, केस कहते हैं ना बॉक्स को, अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज। उसके बाद आर लेडी ऑफ एलिस भट्टी, हनीफ मोहम्मद हनीफ का जो दूसरा वर्क है आवर लेडी ऑफ एलिस भट्टी जो है, ये 2011 में पब्लिश हुआ मोहम्मद हनीफ का नावल। उसके बाद बेप्सी सिधवा पिक की बात करते हैं जी। बेप्सी सिधवा जो है वो एक अमेरिकन या एथनिक पाकिस्तानी अमेरिकन हम कह सकते हैं उन्हें, ये पाकिस्तानी अमेरिकन कह सकते हैं। पारसी खातून थी ये, नावलिस्ट हैं, पारसी डिसेंट है इनका और ये इंग्लिश में लिखती हैं। इनके जो मशहूर नावल्स हैं और उनमें से एक नावल जो हमारे सिलेबस में शामिल है वो आइस कैंडी मैन है। आइस कैंडी मैन के कुछ एडिशंस जो हैं वो पब्लिश हुए हैं क्रैकिंग इंडिया के नाम से और इस पर फिल्म भी बनी है क्रैकिंग इंडिया के नाम से। सिद्धवा ने
1991 में नॉवल लिखा था आइस कैंडी मैन, और इसको मेहता की जो फिल्म है अर्थ 1998 में इस पे फिल्म बनाई गई थी, उस फिल्म का नाम था अर्थ, और उसका जो थीम था वो इसी नावल पे बेस करता है। तो ये नावल क्रैकिंग इंडिया के नाम से भी पब्लिश हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ सिलेबस में ये आइस कैंडी मैन के नाम से शामिल है। और फिर 2006 में इसका नावल था जी वाटर, एक नावल है इसका वाटर। फिर इसका एक नावल जो था वेबसी सेधवा का, वो क्रो ईटर्स भी था। अच्छा, आइस कैंडी मैन में इसके अच्छे खासे ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट जो है वो हमें इसमें नज़र आता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि सिधवा, क्योंकि ऑल्दो के शी वाज बॉर्न इन कराची, लेकिन लाहौर में इसकी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा गुजरा, तो लाहौर का जो शहर है वो इसके नॉवेल्स की सेटिंग है ज़्यादातर। सेंट्रल पार्ट जो है वो लाहौर का, जो सिटी ऑफ लाहौर है वो प्ले करता है। उसके बाद द लैंग्वेज ऑफ लव पब्लिश बाय रीडिंग्स लाहौर, और उसके बाद जंगल वाला साहब, ये ट्रांसलेशन है उर्दू में, पब्लिश बाय रीडिंग्स ने की। उसके बाद सिटी ऑफ सिन एंड स्प्लेंडर, ये वाला वर्क है। फिर वाटर तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिधवा का वर्क। द ब्राइड, अब ये इम्पोर्टेंट वर्क है इसका, द ब्राइड जो है वो इम्पोर्टेंट वर्क है बेप्सी सिधवा का। उसके बाद द क्रो ईटर्स, ब्राइड, क्रो ईटर्स, वाटर, ये इम्पोर्टेंट वर्क्स है। और अमेरिकन रैट भी है इसका एक और जो नावल है, अमेरिकन रैट के नाम से भी बेप्सी सिधवा का। उसके बाद मोहसिन हामिद की बारी आती है। हमारे पास मोहसिन हामिद एक इम्पॉर्टेंट फिगर है कंटेम्प्रेरी इसमें लिटरेचर में, और मोहसिन हामिद जो है ये लम्स में प्रोफेसर भी रहा, कॉर्पोरेट बैकग्राउंड भी है इसका, ब्रिटिश नेशनैलिटी भी है उसके पास, पाकिस्तानी है बेसिकली, और आजकल ये ब्रांड एम्बेसडर कंसल्टेंट के तौर पे भी काम कर रहे हैं। उनका बहुत मशहूर नावल मौत स्मोक है, और फिर रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट है। रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट जो है ये 9/11 के बैकग्राउंड में लिखा गया है कि 9/11, तो इसमें ये बताता है कि एक बंदा फंडामेंटलिस्ट बन जाता है जिहादी टाइप का, लेकिन वो जो फंडामेंटलिस्ट होता है वो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट नहीं है जिस तरह जिहादी फंडामेंटलिस्ट होते हैं, ये वो नहीं है, ये इकोनॉमिक है। तो इसके वर्क्स में हमें कैपिटलिज्म की इल्स बहुत नज़र आती हैं। और इसकी एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये नॉवलेट भी इसे कहा जाता है, नोवेला भी कहा जाता है, और गेंजिस या चंगेज़ नाम का इसका जो प्रोटैगोनिस्ट है, और वो बोल रहा है, वो ही बोल रहा है अगले बंदे से ना। तो इसका जो नैरेटिव है वो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव कहना चाहिए, कि एक बंदा है और वो किसी को एड्रेस कर रहा है, ठीक है, वो एड्रेस कर रहा है, और जो आगे वाला बंदा है वो बोल नहीं रहा, और यू यू कह के ये बात कर रहा है कि आप यूँ समझ रहे होंगे, यूँ समझ रहे होंगे, यूँ समझ रहे होंगे, यूँ समझ रहे होंगे। तो वो अपने बारे में बात कर रहा है और उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो है जी, तो मोहसिन हामिद का ये जो रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट है, ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में लिखा गया, और इसका बैकग्राउंड 9/11 है, और इसका जो प्रोटैगोनिस्ट है वो चंगेज़ खान है। वो अपने कॉरपोरेट वर्ल्ड के बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहा है, और वो ये बताता है कि वो जो फंडामेंटलिस्ट बनता है वो रिलीजियस ग्राउंड्स पे नहीं बनता, वो इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे बनता है, और इसमें हम इल्स ऑफ कैपिटलिज्म भी इसमें हमें मिलती है। उसके बाद इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है जी, हाउ टू गेट फिल्दी रिच इन राइजिंग एशिया, हाउ टू गेट फिल्दी रिच इन राइजिंग एशिया, ये भी मोहसिन हामिद का इम्पॉर्टेंट वर्क है। उसके बाद क्वाइट रिसेंट वर्क जो है वो एग्जिट वेस्ट के नाम से है, एग्जिट वेस्ट के नाम से। देन हमारे पास जो और इम्पोर्टेंट राइटर है वो अफ्रीकन है, नाइजेरियन, चेनोआ एचबी। चेनोआ एचबी जो है वो 1930 में पैदा हुआ, और एचबी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1930 है, और डेथ जो है वो 2013 में होती है। नाइजेरियन नॉवलिस्ट था, पोइट भी था, क्रिटिक भी था, और इसको बड़ी डोमिनेंट फिगर मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर में समझा जाता है। इसका जो सबसे फर्स्ट नावल जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और हमारे सिलेबस में भी शामिल है वो थिंग्स फॉल अपार्ट है, थिंग्स फॉल अपार्ट। और थिंग्स फॉल अपार्ट के बारे में दो बातें, ये बात भी आती है कि इसका टाइटल कहाँ से लिया गया है।
ये W.B. येट्स की पोएम द सेकंड कमिंग से लिया गया, जिसकी लाइन है थिंग्स फॉल अपार्ट एंड सेंटर कैन नॉट होल्ड। तो ये वो वाला नावल है। उसके बाद इसकी जो इम्पोर्टेंट बात है और इम्पोर्टेंट नावल है वो नो लॉन्गर एट ईज है और एरो ऑफ गॉड है जी। ये तीनों मिलके थिंग्स फॉल अपार्ट, नो लॉन्गर एट ईज और एरो ऑफ गॉड, ये तीनों मिलके अफ्रीकन ट्रियोलॉजी बनाते हैं जी। इन तीनों का जो थीम है वो इतना मिलता जुलता है कि इसको ट्रियोलॉजी कहा जाता है कि ये अफ्रीकन ट्रियोलॉजी है। ट्रियोलॉजी कहते हैं तीन, ट्रायो से ये वर्ड निकला है, यानी तीन चीज़ों का एक मजमुआ मिलके जो एक होता है। आपको पता है कि ग्रीक लिटरेचर में ट्रियोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि तीन प्लेस लिखते थे वो लोग और उनके दरमियान कंपटीशन होता था तीनों प्लेस का। ये जो अरिस्टोटल सोफोक्लेस के ज़माने में, और तीनों प्लेस जो थे वो कनेक्टेड होते थे, एक किस्म की वो एपिसोड्स होती थी। और उसकी वजह क्या थी ट्रियोलॉजी लिखने की? उसकी वजह ये होती थी कि अरिस्टोटल भी इस बात की इजाज़त नहीं देता था, और उस वक्त जो ग्रीक नॉर्म्स थे ड्रामा राइटिंग के, क्योंकि वो कंपटीशन होता था ना, उसमें लोग बैठे होते थे और वो ड्रामा देखते थे और जज करते थे, और जो जिसका बेहतर होता था ड्रामा उसको इनाम मिलता था। तो अब उसमें यूनिटी ऑफ टाइम को क्योंकि इन्होंने फोकस करना होता था और यूनिटी ऑफ प्लेस को फोकस करना होता था, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि वो एक सीन, एक शहर का जो ड्रामा है वो ऐसा लिखें कि जिसमें सीन एक ही रहे। कोर्ट का सीन है तो कोर्ट का सीन ही रहे, दिन का वक्त है तो दिन का वक्त ही रहे, और अगर उन्होंने अगले दिन का या किसी और शहर की सेटिंग के साथ प्रेजेंट करना है तो वो एक अलग से प्ले होगा। तो इडिपस रेक्स भी ट्रियोलॉजी में शामिल था और दो उसके सीक्वल पार्ट्स भी थे अलग से, जो इंडिपेंडेंट ड्रामास भी थे और उसका हिस्सा भी थे। उसके बाद इसके जो खैर यानी इसी तर्ज पे, इसी स्टाइल में उसने तीन, क्योंकि ये अफ्रीकन नॉवेल्स हैं तो इनको अफ्रीकन ट्रियोलॉजी कह दिया जाता है। इसके जो लेटर नॉवेल्स हैं उसमें अ मैन ऑफ पीपल है एंड एंट हिल्स ऑफ सवाना, सवाना है, ये इंपॉर्टेंट है जी। दी एंट हिल्स ऑफ सवाना जो है ये पास पेपर्स में एक दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है। द एंट हिल्स ऑफ सवाना किसने लिखा था जी? ये 1987 में चेनुआ एचबी ने। चेनुआ एचबी को फादर ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर कहा जाता है, लेकिन उसने इस टर्म को बजाते खुद एडमायर नहीं किया था, एंड ही डिड नॉट लाइक दैट। उसने कहा था कि ये नहीं, मुझे ये करेक्टरिस्टिक एंड और ये जो टाइटल है ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट नेम है हमारे पास वो फ्रांज काफ्का का। फ्रांज काफ्का का मेटामॉर्फोसिस हमारे यहाँ सिलेबस में शामिल है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है समझने के लिए। तो फ्रांज काफ्का जो था वो बुनियादी तौर पे जूइश था, जर्मन स्पीकिंग था, बोहेमियन था। बोहेमियन यानी उस ज़माने में चेक रिपब्लिक में ये पैदा हुआ था, चेक रिपब्लिक में। शॉर्ट स्टोरी राइटर है और नॉवलिस्ट है जी। और इसके वर्क्स में हमें रियलिज्म, इसके वर्क में हमें रियलिज्म और फैंटास्टिक इमेजरी जो है वो दोनों मिलते हैं, यानी फैंटेसी भी है और रियलिज्म भी है। और ये इसके जो प्रोटैगोनिस्ट होते हैं नॉर्मली वो आइसोलेटेड होते हैं, आइसोलेटेड प्रोटैगोनिस्ट होते हैं जो बिल्कुल ही बिज़ार या फिर सर रियलिस्ट सिचुएशन। सर रियलिस्टिक का मतलब होता है कि जो ओवर रियलिस्टिक हो या बियॉन्ड रियलिस्टिक चीज़ हो। बिज़ार कहते हैं बड़ी ऑड किस्म की सिचुएशन को, उसमें ये उसके कैरेक्टर्स जो हैं वो फंसे हुए हों, तो ये बड़े अजीब गरीब किस्म के थीम्स होते हैं। तो उसमें मेटामॉर्फोसिस जो है ये बहुत इसकी एग्जाम्पल है। और द ट्रायल एंड द कासल, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं। और आप ये बात ज़हन में रखें कि ये जो ट्रायल है ये तो कई दफ़ा, और मेटामॉर्फोसिस, दोनों के बारे में पास पेपर्स में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी कि ये पास पेपर में फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है दी ट्रायल का। दी ट्रायल और मेटामॉर्फोसिस किसने लिखा है? उसके बाद द टर्म Kafkaesque has entered English to describe situations like those found in his writings. यानी काफ्कियन, काफ्केस्क सिचुएशन जो है वो ऐसी सिचुएशन को कह दिया जाता है कि जिस सिचुएशन में फ्रांज काफ्का के कैरेक्टर्स होते हैं या फ्रांज काफ्का के नॉवेल्स लिखे जाते हैं जी। उसके बाद हमारे पास एक और नाम जो है वो वी.एस. नेपॉल का है। फेमस इसको विडिया नेपॉल या वी.एस. नेपॉल कहा जाता है जी। विडियारे
या वीडियस नेपाल, नईपॉल। ये ट्रिनिडाड है, एक कैरेबियन आइलैंड, ट्रिनिडाड जो है, और टोबैगो, वहाँ में पैदा हुआ। ब्रिटिश नेशनैलिटी भी इस राइटर के पास है। फिक्शन और नॉन फिक्शन राइटिंग्स लिखता है वी एस नैपाल। और इंटरेस्टिंग बात ये कि वी एस नैपाल जो है वो पाकिस्तान, इंडिया आया था, यानी ये जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, उच शरीफ में भी आया था। और कहा ये जाता है कि ही मैरिड समवन फ्रॉम उच शरीफ एज वेल। ये जो भावलपुर के करीब उच शरीफ है। तो और इसने बहुत से मुल्कों का दौरा किया था। तो अच्छा खासा ये फिक्शन भी लिखता है, नॉन फिक्शन भी लिखता है, बुनियादी तौर पे जर्नलिस्ट है। ही इज़ नोन फॉर हिज कॉमिक अर्ली नॉवेल्स सेट इन ट्रिनिडाड। ज़्यादातर सेटिंग जो है वो ट्रिनिडाड ही है। और इसके जो नॉवेल्स हैं वो ब्लीकर नॉवेल्स हैं। ब्लीकर का आप समझते हैं मतलब डार्क नॉवेल्स जिसको आप कह लें। तो ये जो नॉवेल्स हैं उनका जो एलियनेशन का कॉन्सेप्ट इनमें आपको मिलेगा। एलियनेशन का मतलब होता है बिल्कुल आइसोलेटेड, तन्हा किस्म के इसके कैरेक्टर्स जो होते हैं और उसके थीम्स होते हैं। उसके बाद ही wrote in prose that was widely admired, but his views sometimes arose controversy. He published more than 30 books over 50 years. Got Nobel Prize in Literature in 2001. Quite recently, इसको 2001 में नोबेल प्राइज़ भी मिला। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है वो है अ हाउस फॉर मिस्टर बेसवॉस। अ हाउस फॉर मिस्टर बेसवॉस इसका एक इम्पॉर्टेंट नावल है। अच्छा जी, अब ये 1961 का नावल है जी वी एस नैपाल का। ये स्टोरी है जी, एक बंदा होता है मोहन बिस्वास। एक बंदा होता है मोहन बिस्वास, इसका प्रोटैगनिस्ट है। ये एक हिंदू है और इंडो ट्रिनिडेडियन है, यानी इंडिया से ये माइग्रेट करके ट्रिनिडाड में सेटल हो जाता है। और ये सक्सेस के लिए कोशिश कर रहा है, लाइवलीहुड कमाने के लिए कोशिश कर रहा है, जो कि बुनियादी तौर पे फेल हो जाती है। वो वहाँ पे एक तुलसी फैमिली होती है, उसमें शादी कर लेता है। तो ये दो तीन बातें थी की टर्म्स इन पोस्ट कलोनियल लिटरेचर। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि पोस्ट कलोनियल लिटरेचर जो है उसकी की टर्म्स कौन कौन सी हैं, जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो हम डिस्कस करेंगे, ताकि हमें ये इसका भी आइडिया हो जाए इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी का भी।